हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ विनय यादव, मैथमेटिक्स मेंटोर। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए इस टॉपिक को स्टार्टिंग से ही बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आप एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आते रहें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या गोल होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो आवर टुडेज गोल इज वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट वेयर इन वी विल सी द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम पे कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस है जिसपे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स वी विल बी सीइंग देयर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पास्कल्स ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल में कि बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टार्टिंग होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री है वो यहाँ से आता है पास्कल्स ट्रायंगल। सो वी विल सी इन डेप्थ फ्रॉम द टॉपिक पास्कल्स ट्रायंगल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेचुरल इंडेक्स। तो जो भी हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे वो अप्लाई होगा सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी जनरल टर्म। जब हम ये एक्सपेंशन देखेंगे तो वहीं से हम डिराइव करेंगे जनरल टर्म। सो इट विल बी लिंक्ड विद दिस एक्सपेंशन इटसेल्फ। सो जनरल टर्म में हम देखेंगे कि किसी भी nth टर्म को अगर हमें फाइंड आउट करना हो फ्रॉम द गिवन एक्सपेंशन, देन हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग दोज nth टर्म वी विल सी हियर इन जनरल टर्म। Suppose that we will go through some of the questions wherein we will be saying some random questions based on this topic, as well as we will be taking some questions from the previous year asked questions from JEE Mains. So these are the today's flow with which we are going to have our topics in today's class discussion. So let's start with the first topic, and the first topic is introduction, that is binomial expression. तो binomial theorem जो होता है वो सबसे पहले हम सब मतलब समझते हैं कि क्या है बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बाइनोमियल वर्ड जो है इट हैज बीन वी कैन बाइनोमियल टर्म को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बाई प्लस नोमियल। तो इसको हम लिख सकते हैं बाई प्लस नोमियल। तो बाई का मतलब होता है टू एंड नोमियल रिप्रेजेंट्स टर्म्स। सो कलेक्टिवली वी कैन से इट एज बाइनोमियल का मतलब हो गया containing two terms, containing two terms। अब एक्सप्रेशन में अगर हम इसमें जोड़ दें बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें अगर हम यहां से, अगर हम यहां से बात करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, बाइनोमियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल का मतलब हो गया and it contains two terms। तो अगर हम कलेक्टिवली डेफिनेशन की बात करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, so an expression containing two terms and that should be different, both the terms should be different, then collectively they are known as binomial expression। so यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पे an expression containing two different terms are known as binomial expression, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिस्टिंक्ट टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या मतलब है डिस्टिंक्ट का, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2y²। यहाँ पे हम देखेंगे दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर एंड 2y² एंड बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट। इट मीन्स कि दो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन के, इट मीन्स इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 2x⁻³ प्लस 4/y³। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे भी दो टर्म्स है एंड बोथ द टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जाम्पल की बात करें अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 3x प्लस 15x/3। क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं? सो लेट्स से वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 3x प्लस 5x एंड दिस इज इक्वल्स टू 8x। तो बेसिकली ये सिंगल टर्म है। व्हेन वी विल सिंप्लीफाई दिस वी आर गेटिंग इट एज 8x एंड 8x इज अ सिंगल टर्म, दैट इज it contains one term, so it is known as, it is not a binomial expression first of all, and secondly it is known as monomial expression। So when an expression contains single term or one term, that expression is known as monomial expression।
तो दो टर्म्स होंगे अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे उसको। तो इट इज नॉट अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इट इज अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें लेट्स से फोर्थ टर्म की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 5z का पावर 4 प्लस 6x रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, इट मीन्स इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स। कुछ और ले लेते हैं, √x प्लस y रेज़ टू द पावर -7/3। क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? सो यस, इट इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी हो जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स है इसीलिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गया और एग्जांपल्स हो गए बाइनोमियल एक्सप्रेशन के। अभी हम बात करते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस की। तो लेट्स से अगर सिंगल टर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन, और अगर दो अलग अलग टर्म हो गए तो दे आर नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो इन द सेम वे लेट्स से वी हैव 3 टर्म्स। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो और डिस्टिंक्ट टर्म्स हो तीनों, तो उसको क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज ट्राइनोमियल एक्चुअली। सो अगर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हो, सिंस ऑल द 3 टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, सो दिस टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल। इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर टू और मोर देन 2 टर्म्स हो अगर, तो दे आर नोन एज मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी टर्म लिख लेंगे, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। सो मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन के क्या एग्जांपल होंगे? एनी एक्सप्रेशन containing 2 or more than 2 terms are known as multinomial expressions. For example, x plus y, x cube plus 1 upon y cube. थर्ड एग्जाम्पल ले लें अगर, तो x plus y रेज़ टू द पावर 4 plus z रेज़ टू द पावर 7, और एग्जाम्पल लिखेंगे तो 6x रेज़ टू द पावर 3 plus 7z रेज़ टू द पावर 4 plus 8y रेज़ टू द पावर 4 minus 6 √x। 4 टर्म्स हैं, देन ऑल्सो इट विल बी नोन एज मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। सो मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखे हम जिसके अंदर मोर देन 2 टर्म्स हो या फिर 2 टर्म्स हो, दे आर कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। तो हमने देख लिया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और मल्टीनोमियल क्या होता है। सो नाउ कमिंग टू द आवर सेकेंड टॉपिक एंड दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल। So our next topic is Pascal's triangle. तो Pascal triangle क्या बताता है हमें? First of all, it has been given by the French mathematician Blaise Pascal. So that is why this concept is known as Pascal's triangle. उन्होंने ही पहली बार हमें ये concept introduce कराया था. So in his honor, we used to represent this topic as Pascal's triangle. So our next topic is Pascal's triangle. अब समझते हैं कि क्या होता है पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल समझने के लिए हम कुछ टर्म्स लिखते हैं यहाँ पे, कुछ एक्सपेंशन लिखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास हो x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली अगर x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 1 लिखना हो हमें, इट विल बी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम x प्लस वाई का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब, इट विल बी रिटन एज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक और लिख लेते हैं, x प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल्स टू, या फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो वी हैव सी हियर, हमने क्या किया अभी तक? हम पास्कल्स ट्रायंगल को समझने के लिए अभी हम कुछ कर रहे हैं, एक्सपेंशन लिख रहे हैं जो बेसिक एक्सपेंशन है। x प्लस वाई का पावर 0 होगा तो ये ऑब्वियसली 1 आएगा। सिमिलरली अगर x प्लस वाई का पावर 1 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई। x प्लस वाई का पावर 2 होगा तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इतना हमें बेसिक पता है। क्यूब का भी हमें आता है x क्यूब प्लस, हम चाहे तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। एक्सपेंड करेंगे जब तो वी विल बी गेटिंग x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे भी वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। सिमिलरली इसमें भी कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ आएगा 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 3, यहाँ पे है 1। तो जो कोफिशिएंट है अभी तक हमने जो लिखा है 1 1 1 1 2 1,
1331, इस कोफिशिएंट को सिर्फ उठा के हम यहाँ पे पेस्ट करने जा रहे हैं। तो वट एवर द कोफिशिएंट विच वी हैव यूज्ड हियर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 4 टर्म्स, वी आर गोइंग टू टेक ऑल द स्नैपशॉट्स एंड वी विल पेस्ट हियर। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आएगा 1 और 1, तो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे इसको। यहाँ से आएगा 1 2 1, सो वी विल अरेंज हियर इट एज 1 2 1। सिमिलरली यहाँ से हमें आएगा 1 3 3 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3 3 1। तो अब हम समझेंगे कि हमने इसी तरीके से क्यों लिखा है इसको, इसमें क्या पीछे, इसके पीछे क्या रूल है, समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, सो ये ट्रायंगल क्या देता है हमें, सबसे पहले तो ये कोफिशिएंट देता है व्हेन x का पावर y का, जब भी x प्लस वाई का पावर 0 होगा, अगर पावर 0 है तो कोफिशिएंट क्या आएगा 1, अगर पावर 1 है तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है। कोफिशिएंट x प्लस वाई का पावर अगर 2 है तो इसमें क्या आएगा पावर 1 2 1, हमने यहीं से लिखा है इसको। तो ये आता कैसे है वो देखते हैं अभी। तो लेट्स से फर्स्ट टर्म को हमने 1 लिख दिया, जितने भी आउटसाइडर्स हैं यहाँ पे भी अगर हमें अगला टर्म लिखना हो, अगर तो जो आउटसाइडर्स हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमेशा 1 लिख देंगे हम। आगे क्या फील करेंगे वो देखते हैं। तो 1 + 1 कितना होता है, ये क्या हो जाएगा 1 + 1, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 और ये वैल्यू 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 1 और 1 लिख लेंगे। फिर इसकी बात करें अगर हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1 लिख लेंगे। इसकी ये वैल्यू कैसे आएगी, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा 1 + 2 3। सिमिलरली 2 + 1 3 यहाँ पे आ जाएगा। लाइकवाइज अगर हमें ये वाला टर्म भी लिखना हो अगर, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, समेशन ऑफ दिस 2 टर्म्स एंड दिस इज 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 3 + 3 दैट इज 6। यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 + 1 दैट इज 4। सो वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट सीरीज वी कैन से। तो ये क्या दे रहा है 1 4 6 4 1, क्या है ये, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये पावर 0 है, ये पावर 1 का कोफिशिएंट है। बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, ये x + y के पावर 0 में जो कोफिशिएंट यूज होगा वो ये होगा। जितने भी टर्म्स होंगे उसमें जो कोफिशिएंट यूज होगा वो ये हो जाएगा, जो हमारे पास इस ट्रायंगल से आ रहा है। तो यहाँ हो गया x + y के पावर 1 में जो टर्म्स ब्रेक होंगे, x + y का पावर 2, यहाँ पे आएगा x + y का पावर 3, और ये वाला क्या हो जाएगा x + y का पावर 4। तो ये x + y के पावर 4 में ये क्या है, जो 5 टर्म लिखे होंगे क्या है, बेसिकली दिस आर द कोफिशिएंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स यूज्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y raised to the power 4। समझते हैं इसको। तो अगर हमें x + y का पावर 4 लिखना हो, x + y का पावर 4 लिखना हो, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे x का पावर, जो भी यहाँ पे मैक्सिमम पावर दैट इज n कितना यहाँ पे 4 है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो हम जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज नोन एज सेकेंड टर्म, दिस इज नोन एज सेकेंड टर्म। तो हमारे पास x जो फर्स्ट टर्म है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा n की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू व्हाट, हम यहाँ पे x की वैल्यू एक एक रिड्यूस करेंगे, x का पावर रिड्यूस करेंगे। अभी x का पावर 4 है तो यहाँ क्या करेंगे, x का पावर 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे x का पावर 2 लिखेंगे एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे x का पावर 1 और x का पावर 0। तो ये हमारा हो गया x पे जो वेरिएबल है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब हम y पे क्या करेंगे, सेकेंड टर्म पे y का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे y का पावर 0, यहाँ पे आएगा एक एक इंक्रीज करेंगे, y का पावर एक एक इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा y का पावर 1, 1 के बाद 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमने क्या किया बेसिकली, लेट मी रिकॉल यू वंस अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया, while writing the expansion of x + y raised to the power 4, what we have done, let's see again। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x का पावर जो है, जितने भी x की वेरिएबल हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x raised to the power 1, x raised to the power 0। हमने क्या किया, जो n की वैल्यू है 4, हमने क्या किया x का पावर n, x का पावर n - 1, x का पावर n - 2, लाइकवाइज x raised to the power 0, सारे टर्म्स लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, y के टर्म्स पे आते हैं, सेकेंड टर्म पे आते हैं हम लोग। तो y पे क्या है, स्टार्टिंग विथ 0 करेंगे, y का पावर 0, यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 1, यहाँ हो जाएगा y का पावर 2, यहाँ हो जाएगा y का पावर 3 और यहाँ पे y का पावर 4। व्हाट वी हैव डन,
हमने एक्स की जो वेरिएबल्स, सॉरी एक्स के जो एक्सपोनेंट्स है उसको हम रिड्यूस करते जाएंगे, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 0। लाइकवाइज वाई में क्या करेंगे, वाई में इंक्रीज करेंगे, वाई के पावर 0, वाई के पावर 1, 2, 3 और 4। इस तरीके से हमने ये सारे कोफिशिएंट्स, सारे वेरिएबल वाले टर्म लिख दिए। अब बचता है हमारे पास कोफिशिएंट्स। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आएगा, वो वाले टर्म्स हमें लिखने हैं, कोफिशिएंट वाले टर्म। तो वो कहाँ से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम पास्कल्स ट्रायंगल। तो x प्लस वाई के पावर 4 में क्या कोफिशिएंट यूज होने वाले, ऑल दीज टर्म्स। तो अभी कैसे फिल करेंगे हम, तो हमारे पास पहला कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1। इसका क्या मतलब होगा कि जो यहाँ पे वैल्यू यूज होगी वो 1 हो जाएगी। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज 4, यहाँ हो जाएगा 4। इसको अलग पेन से लिखते हैं, मार्कर से। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4 एंड द नेक्स्ट कोफिशिएंट विल बी 6 प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अगेन 4, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस अगेन 1। सो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4। सो लेट मी रिवाइज अगेन। तो पास्कल ट्रायंगल से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जितने भी यहाँ पे पावर होंगे, x प्लस वाई के पावर 0 है, ऐसा मतलब कितने टर्म आए हैं, 1। x प्लस वाई के पावर 1 है, पावर 1 है मतलब कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म। पावर 2 है तो कितने टर्म्स, 3। इसका क्या मतलब हुआ, इफ n इज द पावर ऑफ x प्लस वाई, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन करने के बाद, n प्लस 1, दैट इज 1 मोर देन द पावर यूज ओवर x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई के पावर 4 है तो कितने टर्म्स यूज हुए हैं, तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5th। तो जितने भी पावर होंगे उससे एक ज्यादा टर्म होगा टोटल। मतलब अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5। सो लेट्स से इफ x प्लस वाई का पावर 99 पे अगर हमें एक्सपेंशन करना हो इसका, तो कितने टर्म्स होंगे इसके, 99 प्लस 1 दैट इज 100। सिमिलरली अगर x प्लस वाई का पावर 289 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 289 प्लस 1 दैट इज 290। सो हमें पता चल गया कि जितने भी x प्लस वाई का जो भी पावर n है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने आएंगे, n प्लस 1। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखें इसमें यहाँ पे x और y का कोई वेरिएबल नहीं है, सो इट्स ओके। सेकेंड वाले टर्म पे चलते हैं, x प्लस वाई के पावर 1 में। इसमें अगर हम देखें तो x का पावर कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ पे कितना है x का पावर 0। तो अगर हम x की पावर की बात करें तो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 0 है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसमें अगर हम y की बात करें, y के पावर की बात करें अगर, तो फर्स्ट टर्म में y का पावर कितना है, 0, बिकॉज नॉट अ सिंगल वेरिएबल हैज बीन यूज्ड ऑफ y। तो y का पावर 0 हो जाएगा। इसमें कितना है, y का पावर 1, मतलब 0 से 1 मतलब इंक्रीज हो रहा है। और चलते हैं आगे, इस वाले एग्जाम्पल में चलते हैं, सिर्फ x के पावर की बात करते हैं। तो यहाँ से पावर आया x का 2, यहाँ से x का पावर आया 1, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है x का, मतलब x का पावर 0 है, मतलब 2 1 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है x का पावर। सिमिलरली अगर हम y की पावर की बात करें तो फर्स्ट टर्म में y का टर्म नहीं है, इसका मतलब y का पावर 0, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है। तो मतलब अगर आप देखो तो x का जो पावर है वो 2 1 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है, और जो y का पावर है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, exponents of first term increases, sorry, exponent of first term decreases from n to 0. Similarly, exponent of second term increases from 0 to n। तो फर्स्ट टर्म क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y। तो जब भी x प्लस वाई के पावर n का हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जो x का जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो होगा उसका x से पावर n होगा, उसके बाद x से पावर n माइनस 1, लाइकवाइज x से पावर 0 तक जाएगा। अगर हम बात करें y का एक्सपोनेंट्स का, तो y का एक्सपोनेंट्स फर्स्ट टर्म में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, लास्ट में क्या होगा, y का पावर n आ जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। सेकेंड इज एक्सपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस फ्रॉम n टू 0, एक्सपोनेंट्स ऑफ सेकेंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n। ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, अगर हम ध्यान से देखें किसी भी उठाते हैं एक्सपेंशन को, लेट्स से x प्लस वाई के पावर 3 की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट टर्म में जो टर्म है टोटल एक्सपोनेंट्स कितने हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 3 हैं। एक्सपोनेंट्स इन द फर्स्ट टर्म इज 3,
अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 3 है। सेकेंड टर्म में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो एक्स का पावर कितना है 2, वाई का पावर 1, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट्स कितना आया 3। इस टर्म में बात करें तो एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 2 है, तो 1 + 2 दैट इज 3, यहाँ पे भी 3। मतलब अगर आप देखो ध्यान से तो जो एक्सपोनेंट्स हो रहे हैं एक्स और वाई वेरिएबल पे मिला के जो जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पे एक्स + वाई का पावर 3 है, एन की वैल्यू 3 है, मतलब 4 टर्म्स होंगे। तो in all the 4 terms we can see the sum of exponents of x and y is equal to 3 and that is equal to n। तो जो भी n की वैल्यू होती है x + y के पावर n में, जो भी n की वैल्यू होती है वही होती है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y। तो ये होगा हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है। तो फर्स्ट क्या हो गया, जितने भी n की वैल्यू होगी उतने उससे ज़्यादा होगी एक, if n is the power of x + y then total number of terms will be in the expansion of x + y के पावर n equal to n + 1। उसके बाद हमने देखा कि exponents of first term will decrease from n to 0 while writing the each term and exponents of second term will get increase from 0 to n। तो इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हम कैसे x + y के पावर 5 कैसे लिखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको रफ करता हूँ। तो यहीं से हम देखेंगे कि x + y के पावर अगर हमें 5 लिखना हो तो क्या हमारी क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, हाउ टू अप्रोच दैट। सो सपोज इफ वी नीड टू राइट x + y raised to the power 5, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को लिख लेंगे। x का वेरिएबल लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने देखा कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, हमेशा स्टार्ट होता है x के पावर n से, दैट इज x के पावर n 5। उसके बाद क्या होगा, एक एक टर्म हमारा एक एक एक्सपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ आएगा x का पावर 4, फिर आएगा x का पावर 3, फिर x का पावर 2, x का पावर 1, लास्ट में आएगा x का पावर 0। तो ये तो हमने x को एक्सपेंड कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम y को एक्सपेंड करेंगे। तो y हम क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, n तक जाते हैं। तो y का पावर 0, y का पावर 1, y raised to the power 2, y³, y raised to the power 4 एंड द लास्ट विल बी y raised to the power 5। हमने x और y का जो वेरिएबल्स है वो हमने लिख लिया अलॉन्ग विद द एक्सपोनेंट्स। तो अगर आप एक्सपोनेंट्स भी देखो तो सब में क्या है, 5 है। 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5 एंड 0 + 5 दैट इज 5। अब बचता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से देखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल से। तो 4x + y raised to the power 5 हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 और लास्ट में भी आएगा 1। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा ये वाला टर्म आएगा 1 + 4 दैट इज 5, यहाँ से आएगा 4 + 6 दैट इज 10, यहाँ से आएगा 6 + 4 दैट इज 10 और यहाँ आएगा 4 + 1 दैट इज 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखो तो 6 आ रहे हैं। हम एक्सपेंशन किसका देख रहे हैं, x + y के पावर 5 का देख रहे हैं हम एक्सपेंशन। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। सो देयर विल बी 6 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y के पावर 5। सो नाउ as of now we have written the x and y variables along with the exponents। अब कोफिशिएंट क्या होंगे, we will see from Pascal's triangle। तो यहाँ पे क्या है 1, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड पे क्या आएगा 5 प्लस लगा लेंगे, +10 +5 प्लस लास्ट में भी कितना आ रहा है 1। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ x + y का पावर 5। तो पास्कल्स ट्रायंगल से हमने इतनी चीजें ऑब्जर्व कर लिया है। तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन था यहाँ से कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n + 1। फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होगा, 5 4 3 2 1, लास्ट में 0। y का पावर क्या होगा, 0 से लेकर n तक जाएगा। इस केस में n की वैल्यू 5 है तो y का पावर 5 तक जाएगा। फिर सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी n। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया पास्कल्स ट्रायंगल से। सो अब देखते हैं थोड़ा, अगर सपोज करो हमें कैलकुलेट करना हो x + y raised to the power 276। तो अगर हमें पास्कल्स ट्रायंगल से कैलकुलेट करना हो x + y के पावर 276 तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कीप एक्सपेंडिंग दिस सीरीज टिल लेवल 276। जब हमें x + y के पावर 276 का कोफिशिएंट सारे सीरीज मिल जाएंगे तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे लेट से। तो एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हम x की बात करते हैं। तो x वेरिएबल पे क्या आएगा, x का पावर n आएगा, फिर धीरे धीरे x का पावर जो होगा n की वैल्यू डिक्रीज होगी 276 से 275, फिर क्या आएगा 274। इस तरीके से x का पावर 0 आ जाएगा, लास्ट में x का पावर 0 होगा।
अब हम y को एक्सपेंड करेंगे स्टार्टिंग विथ 0, तो y के पावर 0, y के पावर 1, y के पावर 2 और लास्ट में आएगा y के पावर 276। अब हमें लाना पड़ेगा कोफिशिएंट, वो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट लाना है हमें। तो ये कोफिशिएंट कैसे आएगा, अगर हम पास्कल्स ट्रायंगल पे जाएंगे तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना, क्योंकि 276 सीरीज हमें लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे न्यूटन आते हैं फिर, नाउ न्यूटन्स कम इनटू द पिक्चर। अभी तक पास्कल ट्रायंगल हम देख रहे थे, बट अब क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसको लिखने के लिए हमें बहुत सी बड़ी लंबी सीरीज लिखनी पड़ेगी, तो न्यूटन ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रायंगल को एंड ही प्रपोज अनदर सॉल्यूशन। तो वहां पे हम क्या रखते हैं, वो चीजें देखने के लिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये लिमिटेशंस आती है कि हम बड़े नंबर के लिए, अगर n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है एंड अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाए तो हमें इस सीरीज को कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तो देन हाउ टू रिजॉल्व दिस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। तो देखते हैं यहाँ से कि कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमें आगे भी काम आएगा, जो हम अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे उसको हम नोट डाउन भी कर लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन, इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन। जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन, और ये किसके लिए करते हैं हम लोग, x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे फॉर नेचुरल इंडेक्स, या फिर फॉर नेचुरल, हाँ ठीक है ये लिख देते हैं, फॉर नेचुरल इंडेक्स। तो हमारे पास न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन टॉपिक है हमारा। तो हम सेकेंड टर्म रफ कर देते हैं, हम समझ गए कि जनरल बायनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको। तो फॉर नेचुरल इंडेक्स होगा ये, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ फॉर नेचुरल इंडेक्स। तो समझते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो इसका क्या मतलब है वो हम लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई रेस्ट टू द पावर n होता है, इसका क्या एक्सपेंशन होता है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, सो वी राइट इट एज, तो अभी हम देख रहे थे किस तरीके से x का पावर n लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो पावर है उसको हम डिक्रीज करते जाएंगे, x टू द पावर n, x का पावर n माइनस 1, x का पावर n माइनस 2, लाइकवाइज x का पावर n माइनस r, और लास्ट में आएगा x का पावर 0। हमने x को एक्सपेंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, y को एक्सपेंड करेंगे। तो y स्टार्ट करेगा 0 से, y के पावर 0, y रेस्ट टू द पावर 1, y के पावर 2, यहाँ पे आएगा y के पावर, दोनों का सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, तो y के पावर r आ जाएगा, यहाँ पे y के पावर n आ जाएगा। अब बात आती है कोफिशिएंट का, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कोफिशिएंट्स जो हैं न्यूटन ने किस तरीके से हमें प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, सॉरी यहाँ पे डॉट डॉट ला लेते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस NCR प्लस डॉट 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 प्लस NCN। तो यही है बेसिकली हमारा x प्लस वाई का पावर n का complete expansion, and this is known as Newton's binomial expansion. So this is known as Newton's binomial expansion, and this is very very important. So Newton's binomial expansion is, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर हमारे पास अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो हमें अगर उसका कोफिशिएंट्स लिखना हो तो हम पास्कल्स ट्रायंगल पे हमें बहुत हेक्टिक हो जाएगा उसका सारे सीरीज जनरेट करना, और फिर लास्ट में हम जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, जो रिक्वायर्ड पावर हो उस पर आके हम वो कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली वो क्या है, किसी भी rth टर्म का क्या हो जाएगा, NCR। तो अगर हमारे पास ये है NC0, NC1, NC2 लाइकवाइज ये कोफिशिएंट होंगे। तो इसका अगर हमें प्रूफ करना हो, अगर हमें समझना हो कि क्या क्यों ऐसे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझते हैं इसका प्रूफ में हम। वैसे तो इसका जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़े नहीं है, सो फॉर दैट रीजन वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट प्रूफ। तो ऐसे समझो आप कि अगर हम थोड़ा सा इसमें पीएनसी का हेल्प लेंगे, तो पीएनसी में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट,
ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनको दो बैग में डिवाइड करना है, लेट्स से दोनों अनइक्वल हैं, m और n में डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो वैल्यू आती है, कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर लेट्स से हमारे पास m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उनको दो बैग में डिवाइड करना है, फर्स्ट बैग में m ऑब्जेक्ट्स होंगे, सेकंड बैग में n ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है फॉर दिस केस, तो वो आता है m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हमारे पास n चॉकलेट्स हैं और हमें 3 बच्चों में डिवाइड करना है और ग्रुपिंग में करना है, लेट्स से n चॉकलेट्स हैं और तीन बच्चों में बांटना है हमें, a b और c, और लेट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं, n की वैल्यू लेट्स से 10 है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बच्चे को हमें 4 चॉकलेट्स देने हैं, सेकंड को लेट्स से 3 देना है, या फिर सेकंड को 2 देना है, तो 4 + 2 6 बचा, काम करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, 4 + 5 दैट इज़ 9, और यहाँ पे एक बच्चे को एक चॉकलेट देंगे, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। मतलब 3 ग्रुप बनाने हैं हमें 10 चॉकलेट्स के, सो दैट कि फर्स्ट बच्चे को 4 चॉकलेट मिले, सेकंड को 5, थर्ड को 1 चॉकलेट मिले, तो जो इसकी रिजल्ट आती है वो आता है n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल। मतलब a की वैल्यू 4 है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज पॉसिबल। सिमिलरली अगर हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम दिया हो, हमने किया भी, पीएनसी में क्वेश्चन भी होता है ये वाला, कि लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड रेस टू द पावर 12 हो अगर, और हमें पता करना हो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 y रेस टू द पावर 3, 6 + 3 9, या फिर इसको और कर लेते हैं 4 इंटू जेड का पावर 2। अगर हमें कोफिशिएंट बताना हो x रेस टू द पावर 6 y का पावर 4 z का पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 12, तो पीएनसी में हम देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास लेट्स से 12 चॉकलेट्स हैं एंड वी हैव 3 स्टूडेंट्स x y एंड z। We need to distribute into 3 groups in such a way that in the first group we distribute 6 chocolate, in the second group we distribute 4 chocolates, and in the third group we distribute 4 chocolates. उसका क्या रिजल्ट आता है by using grouping concept, तो we write it as is equals to coefficient of this one equal to 12 factorial upon 6 factorial into 4 factorial into 2 factorial। तो ये हमारा होता है ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट का जो हमने जो लॉजिक है वो इस तरीके से चलता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम तो x प्लस वाई जो है हमारा लेट से 2 स्टूडेंट्स है या फिर 2 ग्रुप है, राइट, 2 ग्रुप है हमारे पास। तो अभी अगर हमें डिवाइड करना हो n चॉकलेट्स, n क्या है हमारा यहाँ पे इंडेक्स है, तो x प्लस वाई क्या है, लेट से 2 स्टूडेंट्स आर देयर x प्लस वाई एंड देयर आर n चॉकलेट्स, सो n वैल्यू क्या है, इंडेक्स है जो। तो अगर हम लेट से इसकी बात करें इस टर्म की, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को क्या किया है, n-2 चॉकलेट्स दिए हैं, हमारे पास n चॉकलेट्स थे, हमने x को कितना दिया है, x और y में डिस्ट्रीब्यूट किया है, x को हमने दिया है n-2 चॉकलेट्स और y को दिया है 2 चॉकलेट्स, तो n-2 और 2 मिला के n हो जाएंगे, हमने दो ग्रुप में बांटा है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट, n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कितना दिया है n-2, तो यहाँ पे हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 दिया है तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, बट इट इज़ नथिंग बट nc2। अगर आप देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, nc2 होती है। So that's why the coefficient of x raised to the power n-2 into y का power 2 is nc2 in the expansion of x plus y का power n। Similarly अगर हम और देखना चाहें तो लेट्स से अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट टर्म की, तो जो पहला स्टूडेंट है लेट्स से उसको हमने कितना चॉकलेट दिया, n चॉकलेट दिया, टोटल चॉकलेट इज n, सो n फैक्टोरियल अपॉन फर्स्ट को कितना मिला n, तो मतलब यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल, सेकंड को मिला है 0 मतलब 0 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट nc0। So that's why the coefficient of x का पावर n y का पावर 0 कितना आ रहा है, nc0। लाइकवाइज अगर हम थोड़ी और भी टर्म्स की बातें कर लें, लेट्स से लास्ट टर्म की बात करते हैं, तो लास्ट टर्म में क्या हो रहा है, 2 बच्चे हैं x और y, पहले बच्चे टोटल चॉकलेट कितने हैं n, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फर्स्ट बच्चे को कितना चॉकलेट मिला है 0 मतलब 0 फैक्टोरियल, और सेकेंड को मिला है n मतलब n फैक्टोरियल, ये दिस इज ncn। तो इसी तरीके से अगर हम जनरल टर्म r की बात करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से ये कोफिशिएंट कैसे आएगा, तो 2 बच्चे हैं x और y, फर्स्ट बच्चे को n-r चॉकलेट दिया गया है, मतलब टोटल कितना चॉकलेट है n, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पहले को मिला n-r तो n-r फैक्टोरियल, दूसरे को मिला है r तो r फैक्टोरियल।
दिस इज नथिंग बट एनसीआर। एनसीआर का यही फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सो अगर हमें ये बेसिकली आर है मतलब जनरल टर्म है हमारा, तो अभी हम अगले टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे। तो हमने ये समझ लिया कि न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन में पास्कल्स ट्रायंगल में क्या था कि अगर नेचुरल नंबर n की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें कोफिशिएंट लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व किया और एनालिसिस करने के बाद हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसी भी कोफिशिएंट को कैसे लिख सकते हैं, एनसी। अगर हमें आरथ टर्म का लिखना हो तो कोफिशिएंट का हो जाएगा एनसीआर। लाइकवाइज फर्स्ट टर्म का 0, सेकेंड का 1, थर्ड का 2, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा ये बेसिकली प्रूफ हो गया कि कैसे हमारा कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ और भी एक्सपेंशन लिखते हैं थोड़ा। अभी x प्लस वाई का पावर n हमने लिख लिया है। सम यहाँ पे मैं टॉपिक देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट, या फिर सबसे पहले कुछ और रिजल्ट लिख लेते हैं इसमें जो भी हमने देखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जो हमने ऑब्जर्व किया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमने पास्कल्स ट्रायंगल में भी डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, इफ n इज द एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस वाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। अगर आप ऐसे देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और लास्ट टर्म इज n पे जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 करते करते n तक जा रहा है। मतलब ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स। और पहला टर्म क्या है, 0, मतलब एक टर्म ये भी है। टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। सेकेंड, सम ऑफ exponents of x and y in each term of expansion x plus y raised to the power n is equals to n. So sum of exponents of x and y in each term of expansion x plus y raised to the power n is n. इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी टर्म पे अगर हम बात करें, लेट्स से इस टर्म की, तो यहाँ पे x का पावर है n माइनस 1, y का पावर 1, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, n, एंड n इज द एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस वाई। सिमिलरली अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ से भी n माइनस आर प्लस आर की वैल्यू n हो जाएगी। फर्स्ट टर्म पे बात करें तो x का पावर n है, y का पावर 0, n प्लस 0 n। सेकेंड जो पॉइंट लिखा उसका यही मतलब है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ x डिक्रीजेस, जो हमने ऑलरेडी देख चुका है, पावर ऑफ x decreases, power of y increases। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अच्छा, अभी हमने क्या किया इस x प्लस वाई के पावर n में, तो बायनोमियल थ्योरम से हम क्या करते हैं, किसी भी x प्लस वाई के पावर n को अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो जो सीरीज आती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। और अगर हमें इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो अगर, तो फोर्थ पॉइंट हमारा वही होगा। तो अभी इसको मैं रफ करता हूँ, थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे। तो अगर फोर्थ पॉइंट लिखना हो कॉम्पैक्ट फॉर्म, या फिर मैं सबको रफ कर देता हूँ, फोर्थ पॉइंट कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो अगर हम देखें कैसे मूव कर रहा है ये, NC 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे NCR आ रहा है। तो कैसे मूव कर रहा है ये, बेसिकली NCR, और ये सम हो रहा है बेसिकली सब पूरे टर्म का। तो आर की वैल्यू कहाँ से रेंज हो रही है, 0 से लेकर के n तक जा रही है। तो आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, आर वेरिएबल है। सेकेंड टर्म क्या आ रहा है, x का पावर वेरिएबल आ रहा है, तो x का पावर n माइनस 1। तो अगर आप देखो यहाँ पे n माइनस 1, तो जो यहाँ पे n है और जो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, तो n माइनस 1 कितना आ रहा है, n माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है। जो भी इसका डिफरेंस है n और 1 का, n और r का, तो इस टर्म में देखो अगर आप NC2 में, तो यहाँ पे देखोगे n आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब n माइनस 2 आ रहा है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो r की वैल्यू है मतलब 2 है, तो 2 आ रहा है y के पावर पे। तो जनरल टर्म पे अगर आप देखो यहाँ पे NCR, n माइनस r जो डिफरेंस आ रहा है वो x के पावर में आ रहा है, और जो r की वैल्यू है वो y के पावर में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड टर्म जो x का वेरिएबल है, x का वेरिएबल में क्या आ रहा है, डिफरेंस ऑफ n एंड r। तो यहाँ आएगा n माइनस r, y के पर क्या वेरिएबल आ रहा है, हमेशा जो r की वैल्यू है वो y पे आ रही है, दैट इज y के पावर r। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई के पावर n इज इक्वल्स टू दिस वन, समेशन ऑफ NCR x रेज़ टू द पावर n माइनस r, y रेज़ टू द पावर r। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा रही है।
सो ये हो गया हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर एन। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें लिखनी हो हमें, तो क्या लिख सकते हैं हम, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हमने ऑलरेडी लिख चुका है, और जो आर की वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेकर के एन के बीच में होगी। तो एन और आर पे हमने ये कंडीशन रख दिया है, एन हमेशा नेचुरल नंबर होगा। लेट्स से अगर हमें कैलकुलेट करना हो एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर -74, so will our formula this one expansion will work for this? No, because we are studying for natural index only, so this will not hold true for this one. बाइनोमियल थ्योरम जो है एक्सपेंशन हमने देखा है वो इस पे होल्ड नहीं करेगा। तो हमने एक्सपेंड कॉम्पैक्ट फॉर्म देख लिया। तो लेट्स से अगर हमें कुछ और एक्सपेंशन लिखना हो, अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए इसका। सो नाउ वी आर एबल टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर एन। अगर एन के लिए कोई कांस्टेंट नेचुरल नंबर हो तो वी कैन इजीली राइट द एक्सपेंशन। कुछ और एक्सपेंशन देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस जो हमें ऑफन फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनके एक्सपेंशन की बात करें तो लेट्स से एक्स माइनस वाई के पावर एन लिखना हो हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मूले से। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, वी कैन कंसिडर इट एज एक्स प्लस माइनस वाई के पावर एन। अब हमारे पास ये बेसिकली हो गया एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस दिस टर्म। अगर ये लेट से माइनस वाई को एक टर्म मानते हैं तो एक्स प्लस दिस टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और हमारा ये फॉर्मूला क्या है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, एक्स पे पावर एन लगाएंगे, एक्स के पावर एन, फिर एक्स के पावर एन -1, फिर लास्ट में आएगा एक्स, यहाँ पे बीच में आर टर्म लिखते हैं एक्स पावर आर, और लास्ट में एक्स पावर 0। सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो सेकेंड वेरिएबल की बात करें तो वाई है, इस केस में माइनस वाई है, तो माइनस वाई के पावर 0, माइनस वाई के पावर 1, माइनस वाई के पावर 2 आर, यहाँ पे आएगा माइनस वाई रेज़ टू द पावर एन। तो हमने वेरिएबल तो लिख लिया, अब हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या होगा, एन सी आर। तो फर्स्ट टर्म पे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट हमारा, फर्स्ट टर्म पे आएगा एन सी 0, एन की वैल्यू एन है तो एन सी 0, यहाँ पे प्लस एन सी 1 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर, क्योंकि पावर आर है तो यहाँ आर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन। तो ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर एन। अब इसमें हम माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे माइनस को, सो वी कैन रीराइट इट एज एन सी 0 एक्स पावर एन, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे -1 का पावर 1 आ रहा है, मतलब -1 का पावर 1, यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, एन सी 1 एक्स का पावर एन -1, यहाँ पे y हो जाएगा y के पावर 1, सिमिलरली प्लस यहाँ पे आएगा -1 का पावर r, -1 का पावर r, यहाँ से आएगा एन सी आर एक्स का पावर r y रेज़ टू द पावर r प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन -1 का पावर n इंटू वाई का पावर n। तो अगर हम देखें तो -1 का पावर 1 सेकेंड टर्म से आएगा, यहाँ पे आएगा थर्ड टर्म -1 का पावर 2, आधा टर्म पे आ रहा है -1 का पावर r, और लास्ट टर्म पे आएगा -1 का पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस में आएगा, सेकंड टर्म माइनस में आ रहा है, थर्ड टर्म प्लस में आ रहा है, इसी तरीके से चल रहा है हमारा, प्लस माइनस इस तरीके से हमारे टर्म आ रहे हैं। तो अगर हमें इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना हो, इसका भी कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे इसका, इफ वी नीड टू राइट द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर एन, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ एन सी आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक जाएगी, एक्स का पावर एन माइनस आर, नो प्रॉब्लम। अब आएगा माइनस वाई के पावर आर, यहाँ आएगा माइनस वाई का पावर आर, तो माइनस वाई मतलब -1 का पावर आर इंटू वाई का पावर आर। हम क्या करेंगे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का पावर एन इज इक्वल्स टू दिस वन, वी कैन रीराइट इट एज समेशन ऑफ एन सी आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक जाएगी, यहाँ पे आएगा एक्स का पावर एन माइनस आर -1 का पावर आर इंटू वाई का पावर आर, सो वी कैन रीराइट इट एज दिस वन। हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर एन, तो यहाँ पे -1 का पावर आर आ जाएगा, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने देख लिया एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर एन, एक्स माइनस वाई के पावर एन देख लिया। कुछ और देखते हैं एक्सपेंशन। तो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर एन एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर एन। तो अगर हमें कुछ रैंडम टर्म्स लिखने हो, लेट से आरएच टर्म लिखना हो, तो अगर हमारे पास वैल्यू हो कुछ इस तरीके से, कोई भी टर्म दिया हो 2x प्लस 4y होल रेज़ टू द पावर 9, हमें इसका पूरा एक्सपेंशन लिखने के बजाय हमसे सिर्फ पूछा हो वैसे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10,
तो T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस T10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी T10। तो 10 टर्म होंगे। अगर हमसे पूछा हो T7 के बारे में, सिर्फ T7 की बात कर रहा हूँ हमसे, ओनली T7, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10, बट हमसे सिर्फ एक टर्म के बारे में पूछ रहा है, दैट इज 7th टर्म। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस वन? सो टू गेट दिस आंसर वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक नेम इज हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ binomial expansion. So our next topic with this, our next topic is general term of binomial expansion. So you can see how every topic is linked to each other. Correct? So to find the answer of any general term, any nth term of expansion x plus y raised to the power n, so our topic name is general term. So basically हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, terms used in binomial expansion, terms used in binomial expansion। यहां से हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा जनरल टर्म, जिसके भी हम बात कर रहे थे, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म। एंड सेकेंड टॉपिक विल बी, अगर हम टर्म्स की बात करें तो मिडिल टर्म, and the last one will be independent term, independent terms। जनरल टर्म, तो हमारे पास जो भी बेस्ड ऑन टर्म्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। फर्स्ट कैटेगरी विल बी ऑफ जनरल टर्म। वी विल सी कि हमें किसी भी nth टर्म पे अगर हमें जाना है, if there are expansion of x plus y power n में हमें किसी nth टर्म की बात करनी है, तो how we will talk about that, we will see in general term discussion। फिर हमारा आएगा मिडिल टर्म्स और इंडिपेंडेंट टर्म्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से। सो आवर टॉपिक इज जनरल टर्म। तो अभी हम टॉपिक देखेंगे जनरल टर्म, और उसमें सारी डिटेल में बात करेंगे वन बाय वन। तो आवर टॉपिक इज जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो वंस अगेन वी विल राइट द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, क्योंकि हमें उसी का जनरल टर्म में उसी के बारे में बात करना है जनरल टर्म। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के पावर n के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए वेरिएबल x को लिख लेंगे विथ फर्स्ट टर्म x का पावर n, फिर एक एक टर्म डिक्रीज करेंगे, x का पावर n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे आएगा rth टर्म, लास्ट में आएगा x का पावर n, सॉरी x का पावर 0। y पे क्या होगा, फिर हम y का पावर क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और मैं इसको बार बार लिखवा रहा हूँ सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं और आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ये। दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस एक्सपेंशन मल्टीपल टाइम्स, सो दैट यू कैन गेट यूज्ड टू विद दिस टॉपिक एंड यू कैन राइट बाय योरसेल्फ एज वेल। सो हम क्या करेंगे, y के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सेकेंड टर्म आएगा y के पावर 1, 0 1 फिर 2, लाइक वाइज यहाँ पे आएगा y के पावर r, और लास्ट में आएगा y के पावर n। अब बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होते हैं, NCR। तो पहला कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCR प्लस डॉट 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 प्लस NCN। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ से अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा ये है T1, सेकेंड टर्म इज T2 एंड दिस इज थर्ड टर्म T3। लाइक वाइज ये हमारा कौन सा टर्म होगा, आप सोचो और बताओ। यहाँ पे एक हिंट देता हूँ आपको, NC0 है तो 0 है मतलब फर्स्ट टर्म, NC1 है 1 है मतलब सेकेंड टर्म, NC2 है यहाँ पे तो 2 है मतलब थर्ड टर्म। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है, R से +1 ज्यादा है हमारा यहाँ पे nth टर्म में। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे क्या आएगा, TR+1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट में क्या आ रहा है, TN आ रहा है, तो हमारा कौन सा टर्म होगा, ये TN+1। तो अभी हमने बात किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई के पावर n में, तो वहां पे हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म्स वाज इक्वल टू n+1। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर के, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। तो अगर हम NC2 पे हैं तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होगा, ये T3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम NCR R है यहाँ पे, तो कौन सा टर्म है, ये TR+1। दिस इज नॉट द rth टर्म, दिस इज R+1th टर्म। दिस इज नॉट द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। सो अगर NC2 है मतलब 3 हो रहा है यहाँ पे 1 यूज हो रहा है, NCR की वैल्यू R की वैल्यू 1 है, तो मतलब ये सेकेंड टर्म है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे क्या इंफेसाइज करना चाह रहा हूँ
कि वी डू नॉट कैलकुलेट द rth टर्म, वी हैव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग rth टर्म एज, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं TR+1 इक्वल्स टू, अगर हम ये वाली टर्म की बात कर रहे हैं, इस टर्म की बात करें अगर हम, हमारे पास क्या है यहाँ पे TR+1 इक्वल्स टू NCR x पावर R y के पावर R। तो यहाँ पे हमारे पास nth टर्म क्या आएगा NCR x का पावर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा n-r आएगा, यहाँ पे क्या आएगा n-r, यहाँ पे क्या आता है डिफरेंस ऑफ n एंड r, तो यहाँ आएगा n-r, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x का पावर n-r y का पावर r। तो हमारे पास TR+1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज द जनरल टर्म एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस फॉर्मूले के अंदर कि जो हमारे पास R+1 यूज हो रहा है, अगर हम किसी AP सीरीज की बात करते हैं, लेट से AP सीरीज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम वहाँ पे लिखते हैं nth टर्म को Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो n होता है वो nth टर्म होता है, राइट। बट हम यहाँ पे जो हम लिखे हैं TR+1, दिस इज नॉट द, अगर हम R की वैल्यू लेट से हमें फाइंड करनी हो अगर हमें फाइंड करनी हो 8th टर्म, इफ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस y के पावर n, तो हम क्या करेंगे R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमें बेसिकली T8 फाइंड करना है। तो T8 हम कैसे लिखेंगे T7+1 लिखेंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो जो भी टर्म निकालना है उससे 1 माइनस कर लेंगे, वो हमारी R की वैल्यू हो जाएगी। ये समझाने वाली बात थी जो आपको इतना टाइम से मैं आपको समझा रहा था। तो अगर लेट से हमें फाइंड करना हो, किसी भी एक्सपेंशन दिया हो x प्लस वाई का पावर 29 दिया हो, वी नीड टू फाइंड द टर्म, वी नीड टू फाइंड द 24th टर्म। तो 24th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, R की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड T24। अगर हमें 24 फाइंड करना है तो यहाँ पे हम R की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एज TR+1। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी 23+1। तो R की वैल्यू क्या पुट करेंगे फॉर्मूला में 23। अब एक बार फॉर्मूले में रख के बताते हैं क्या होगा। तो सिमिलरली अगर हमें 24th टर्म निकालना हो तो T24 मतलब T23+1 दैट इज इक्वल्स टू NCR, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। तो NC23 x का पावर n-23 y का पावर 23। सो दिस विल बी आवर 24th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y का पावर 29। तो n की वैल्यू भी हम 29 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए। तो अगर हम बात करें कुछ और टर्म्स की, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, लेट से एक्सपेंशन की बात चल रही थी, तो लेट से हमारा पहला क्वेश्चन होता है एक्सपेंड 2x माइनस 3y रेज टू द पावर 4। अगर हमें इसको एक्सपेंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी कैन रीराइट इट एज 2x माइनस 3y के पावर 4 इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला का हम इसका यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का। तो पहला टर्म क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म विल बी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो n की वैल्यू 4c, r की वैल्यू 0। सबसे पहला टर्म क्या होगा हमारा, 0th टर्म होगा, सॉरी फर्स्ट टर्म होगा जिसमें r की वैल्यू 0 होगी। तो 4c 0 इंटू x का पावर, x क्या है यहाँ पे 2x है यहाँ पे बेसिकली, तो 2x का पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4, और माइनस 3y का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी के लिए हम लिख के चलेंगे इसको, तो माइनस 3y का पावर 0 प्लस 4c1, r की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, 2x का पावर डिफरेंस ऑफ 4 और 1 दैट इज 3 इंटू माइनस 3y का पावर 1, माइनस 3y का पावर 1। सिमिलरली और भी टर्म्स लिख लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा 4c2, 2x का पावर 2 माइनस 3y का पावर 2, फिर हमारे पास आएगा 4c3, 2x का पावर 1 माइनस 3y का पावर 3 प्लस 4c4, 2x का पावर 0 माइनस 3y का पावर 4। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y का पावर 4 को हम कंप्लीटली इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द आंसर। सो पॉइंट इज कि हम TR+1 कैसे यूज करते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर हमें से 25th टर्म निकालना है तो r की वैल्यू 24 पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा NC0, मतलब n की वैल्यू इस केस में 4 है, तो 4C0 आ गया, x से पावर n माइनस r, तो ये हमारा rth टर्म है
इस वाले फॉर्मूले के लिए हमें एक्सपेंड किसको करना है, 2x माइनस 3y। तुम्हारे फर्स्ट टर्म क्या है 2x, सेकेंड टर्म इज माइनस 3y। हम इसको लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस 3y। तो फर्स्ट टर्म इज 2x एंड द सेकेंड टर्म इज माइनस 3y। तो हमने एनसीआर देख लिया, x पावर n माइनस r लिखना है। तो x क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म दैट इज 2x, तो 2x के पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4, सेकेंड टर्म इज माइनस 3y, तो माइनस 3y के पावर, और फर्स्ट टर्म के लिए 0 आर्ग्यूमेंट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली 4c1 2x के पावर n माइनस r मतलब 4 माइनस 1 दैट इज 3, सेकेंड टर्म का पावर जो r की वैल्यू है तो दैट इज सेकेंड टर्म का पावर 1। लाइकवाइज वी हैव रिटन ऑल द टर्म्स, सो वी विल सिंप्लीफाई टू गेट द फाइनल आंसर। तो हमने देख लिया कि किसी भी बाइनोमियल, ये दो टर्म यूज हो रहे हैं, फॉर दैट रीजन इट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा हमें तो किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे वो हमने इस एग्जांपल से देख लिया। अब लेट्स से हमारे पास कोई टर्म दिया हो, अगर हमें लिखना फाइंड 24th term in the expansion, मैं अभी ऐसे रैंडम ले रहा हूं कोई भी इक्वेशन। 24th term in the expansion 3x पावर 3/2 माइनस 4x का पावर, या फिर y में ले लेते हैं कोई भी टर्म, 4y का पावर 8/5, इसका होल रेज़ टू द पावर लेट्स से 28। इसका x टोटल को फर्स्ट टर्म प्लस माइनस सेकेंड टर्म पावर n है, तो 28 अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस दैट विल बी 29। हमसे पूछा है 24th टर्म, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हमें लिखना है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो T24 का मतलब हो जाएगा T23 प्लस 1 इज इक्वल्स टू NCR, n की वैल्यू 28 है तो ये हो जाएगा हमारे पास NCR, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 पुट करेंगे R की वैल्यू, तो NCR फर्स्ट टर्म पूरा लिख लेंगे इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r, 28 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास टोटल, प्लस माइनस के साथ पूरा ले लेंगे तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारे पास आएगा माइनस 4 y के पावर 8/5। आपको यहाँ से ये भी आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे लिखते हैं nth टर्म जब हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया हो। तो सेकेंड टर्म का पावर r हो जाएगा, r की वैल्यू 23 है। तो इस तरीके से हम अपना rth टर्म निकालते हैं जब हमारे पास इस तरीके से कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो, उसके पावर में कुछ नेचुरल नंबर दिया हो, तो हमारे पास ये हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 28C23 3 के पावर 5, सारे कोफिशिएंट एक तरफ लिख लेते हैं, 3 के पावर 5, यहाँ से आएगा -4 के पावर 23, -4 के पावर 23। अब वेरिएबल एक साथ लिख लेंगे तो हमारे पास आएगा x का पावर 15/2 इंटू वाई का पावर आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 23 दैट इज 8 3 24, कैरी 2, 8 2 16 प्लस 2 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास टोटल टर्म्स आ जाएंगे कि 24 इक्वल्स टू दिस वन। तो इसके एक्सपेंशन में 24th टर्म क्या हो जाएगा 28C23 3 के पावर 5 माइनस 4 के पावर 23, और x और y का ये वेरिएबल आ जाएगा, ये पावर आ जाएंगे x और y का। तो ये तो क्या हम कैसे भी TR+1 कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया जनरल टर्म और हमने ये सब देख लिया। कुछ और एक्सपेंशन की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और भी। तो लेट्स से हमारे पास x प्लस वाई के पावर n का ये एक्सपेंशन दिया हो, तो हमने x माइनस वाई के पावर भी n देखा था। अब लेट्स से हमें कैलकुलेट करना हो 1 प्लस एक्स का पावर n और इसका भी जनरल टर्म निकालना हो, इसको भी अगर हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है TR+1 इक्वल्स टू NCR x का पावर n माइनस r y के पावर r। तो कोई किसी भी rth टर्म को लिखेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। तो 1 प्लस एक्स का पावर n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म विल बी r की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास NC0 1, फर्स्ट टर्म इज हमारा 1 है तो 1 का पावर n माइनस 0 करेंगे तो वो हमेशा 1 ही होगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हमें x का पावर n माइनस r लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा x का पावर r दैट इज x का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस NCR x का पावर r प्लस डॉट डॉट प्लस NCN x का पावर 0।
इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट इट एज, ये वैल्यू पूरा 1 हो जाएगी, प्लस 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं एन सी वन की वैल्यू n होती है तो यहाँ हो जाएगा एन एक्स। एन सी टू को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एन सी आर इक्वल्स टू एन इंटू, अगर लेट्स से हमें लिखना हो एन सी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, सॉरी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एक्स पावर आर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स का पावर 0 हो जाएगी, तो एन सी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लास्ट में आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एक्स का पावर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर एन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का पावर 0 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्स सेकेंड टर्म है इस केस में। सेकेंड टर्म पे क्या होता है, पावर 0 से इंक्रीज होता है, लास्ट में एन तक जाता है, तो 0 1 2 करके आर फिर एन आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर एन, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी आर एक्स पावर आर प्लस एक्स पावर एन। तो इसका अगर हमें जनरल टर्म लिखना होगा इस 1 प्लस एक्स पावर एन, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट यूज होता है, तो यहाँ से अगर हम जनरल टर्म लिखें तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख चुका है, हमने लिख दिया है, तो एन सी आर, क्योंकि हमारा ये कौन सा टर्म होगा, ये आर टर्म होगा या फिर आर प्लस 1 टर्म होगा, सिंस वी आर स्टार्टिंग विद 0 एंड वी आर रीचिंग हियर एज आर टर्म एन सी आर, तो हमारा ये आर प्लस 1 टर्म हो जाएगा, तो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स पावर आर। तो हमारे पास जनरल टर्म आ गया एन सी आर एक्स पावर आर, तो ये हमारे पास जनरल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म के लिए हम समेशन कर रहे हैं, तो समेशन एन सी आर एक्स का पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक जा रही है, दैट्स इट, 1 प्लस एक्स का पावर एन, तो 1 प्लस एक्स का पावर एन का कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगा समेशन ऑफ एन सी आर एक्स पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक जा रही है। क्लियर है इतना? तो आगे और भी देखते हैं, 1 माइनस एक्स का देखते हैं एक बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 1 प्लस एक्स हमने देख लिया, नाउ वी विल सी द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर हम माइनस लगा दें तो कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी। यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर देंगे अगर हम, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स पावर 1 आएगा, माइनस एक्स पावर 1 आएगा। मैं वापस लिख देता हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा एन सी 0 माइनस एक्स का पावर 0 प्लस एन सी 1 माइनस एक्स का पावर, यहाँ से कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म हमारा ये है, तो माइनस एक्स का पावर 1 प्लस एन सी 2 माइनस एक्स का पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर माइनस एक्स का पावर आर। इसी तरीके से हमें लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा, प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन माइनस एक्स का पावर एन। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एक्स का पावर इवन आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, जहाँ पे एक्स का पावर ऑड आएगा वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस किससे डिसाइड हो रहा है, सॉरी माइनस डिसाइड हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी पावर ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आएगा माइनस का टर्म, लास्ट में हमारे पास यहाँ आएगा एन सी आर, इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1, सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स का पावर आर, या फिर इसको माइनस एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस 1 का पावर आर। हमने माइनस बाहर निकाल लिया, लास्ट हमारा हो जाएगा डॉट 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 प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू एक्स का पावर एन। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर एन। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो इसका जनरल टर्म भी लिख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा हमारे पास टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जनरल टर्म क्या होगा इसका, अगर हम इस वाले टर्म की बात करें तो एन सी आर माइनस एक्स का पावर आर, एन सी आर माइनस एक्स का पावर आर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू, माइनस 1 हम बाहर निकाल लेंगे जो भी माइनस 1 है यहाँ पे, तो माइनस 1 का पावर आर लिख लेंगे बाहर, तो माइनस 1 का पावर आर इंटू एन सी आर एक्स का पावर आर।
तो ये हो जाएगा हमारे पास जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स से पावर एन। तो ये हमें जनरल टर्म इसके भी हमें पता होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं, हमें बस कॉन्सेप्ट पता होगा, हम डायरेक्टली अप्लाई लिख पाएंगे और याद होगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई भी कर पाएंगे इसको। तो इसीलिए हमें तो बेसिकली अगर हमें पता है कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है तो हमें ऑलरेडी याद भी है ये चीज़ें। तो सेकेंड इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, कॉम्पैक्ट फॉर्म आगे और भी हम कुछ यूजफुल रिजल्ट्स देखेंगे जिसके अंदर हम इसका यूज कर रहे होंगे 1 प्लस एक्स पावर एन 1 माइनस एक्स पावर एन। इसका जो रिजल्ट है हम इसका रिजल्ट यूज करके कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की वैल्यू को टू गेट द सम यूजफुल रिजल्ट्स। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर एन का, वी कैन रीराइट इट एज समेशन ऑफ एन सी आर एक्स का पावर आर, और हम यहाँ पहले क्या लगा रहे हैं -1 का पावर आर। समेशन हो जाएगा आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ फ्लोट कर रही है, 0 से लेकर के एन तक। तो वी कैन रीराइट इट एज 1 माइनस एक्स का पावर एन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ -1 का पावर आर एन सी आर एक्स पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक जाएगी। तो वी हैव सीन एक्स प्लस वाई के पावर एन का एक्सपेंशन, उसका जनरल टर्म, उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म। सिमिलरली एक्स माइनस वाई के पावर एन के लिए हमने सब चीजें देख लिया, 1 प्लस एक्स पावर एन के लिए हमने देखा जनरल टर्म, उसका एक्सपेंशन देखा, कॉम्पैक्ट फॉर्म देखा, और हमने 1 माइनस एक्स पावर एन के लिए भी सारी चीजें देख ली है। तो अभी हम मूव करते हैं। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया एज ऑफ नाउ। तो हमने देख लिया कि जनरल टर्म ऑफ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बायनॉमियल एक्सप्रेशन, उसके बाद हमने कवर किया बायनॉमियल एक्सप्रेशन के बाद हमने देखा न्यूटन्स बायनॉमियल एक्सपेंशन, जो कि नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद हमने फिर देखा कि किस तरीके से हम जनरल टर्म लिखते हैं किसी भी एक्सपेंशन का। उस जनरल टर्म के बाद फिर हमने क्या उसके बाद हमने देखा कि कोई भी टर्म अगर हमें लिखना हो, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन कैसे होगा। तो वो हमने देखा कि एक्स प्लस वाई के पावर एन, एक्स माइनस वाई के पावर एन, 1 प्लस एक्स का पावर एन, 1 माइनस एक्स का पावर एन, और हमने साथ के साथ जनरल टर्म भी इंक्लूड कर लिया। तो हमने जनरल टर्म के बारे में भी स्टडी कर लिया, जहाँ पे हमने देखा टी आर प्लस 1 होता है। अगर हमें लेट से 27th टर्म निकालना है तो हम आर की वैल्यू 26 पुट करेंगे। तो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन गेट द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड। और हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पे जब हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। So based on the topic we have studied so far, our first question is very basic question to understand the topic we have studied, the formula of general term that is we have studied. So find the coefficient of x in the expansion of x square plus 1 by x का power 5. तो हमारे को दिया है क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का पावर 5 दिया है और हमें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम जो अप्रोच करेंगे हमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। इसका मतलब कि इसको एक्सपेंड करने पे कुछ इस तरीके से मतलब एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा होगा, मतलब x का कुछ कोफिशिएंट हो रहा होगा, x का पावर 1 आ रहा होगा। उस टर्म में जो कोफिशिएंट आ रहा है ये वाला, जो हमें फाइंड करना है बेसिकली, वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे सर, टी आर प्लस 1 लिख लेंगे। nth टर्म क्या होगा इसका, टी आर प्लस 1, जनरल टर्म यूज करेंगे। तो एन सी आर इट विल बी 5 CR एक्स स्क्वायर का पावर 5 माइनस आर 1 अपॉन एक्स का पावर आर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 CR एक्स का पावर 10 माइनस 2R एक्स का पावर माइनस आर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 CR एक्स का पावर 10 माइनस 2R और उधर से आएगा माइनस एक्स का पावर 10 माइनस 2R माइनस आर। बेसिकली दोनों का पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 CR एक्स का पावर 10 माइनस 3R। तो ये हो जाएगा हमारा टी आर प्लस 1। टी आर प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 CR एक्स का पावर 10 माइनस 3R। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 1 मतलब 10 माइनस 3R की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 3R इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3R की वैल्यू 9, R की वैल्यू हो जाएगी 3। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन nth टर्म, दैट इज टी आर प्लस 1 में हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 1। तो हमारे पास क्या आएगा, t3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 C3
एक्स का पावर तो 1 ही आ जाएगा। जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स का पावर 1। और हमसे कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा 5c3, तो हमारा क्या आ जाएगा कोफिशिएंट 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये टर्म मैनेज आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। तो हमने इसका क्या किया, जनरल टर्म लिख लिया TR+1, NCR मतलब 5CR, फर्स्ट टर्म का पावर 5 माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का पावर आर, तो सेकेंड टर्म क्या है 1/x। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 5CR x पावर 10 माइनस 3r। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 1। तो x पावर 1 होगा मतलब 10 माइनस 3r की वैल्यू 1 होगी, तो 10 माइनस 3r की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब r की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 3 इन दिस इक्वेशन। तो T4 की वैल्यू हो जाएगी 5c3 x पावर 1। तो कोफिशिएंट पूछा है x का, तो हमारे पास आ गई 5c3, दैट इज वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ 5c3 इज 10। So this is the answer. So let's see second question. Second question says, if the fourth term in the expansion of x plus x raised to the power log x base 2 whole raised to the power 7 is 4480, then the value of x where x belongs to natural number is equal to। तो हमें हमसे पूछा है क्या पूछा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x एक नेचुरल नंबर है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट इसका फोर्थ टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन में, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर लॉग x बेस 2 होल टू द पावर 7, इसके एक्सपेंशन में जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है, हमसे x वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे फोर्थ टर्म पहले कैलकुलेट करेंगे। तो TR+1 क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा NCR दैट इज 7CR, फर्स्ट टर्म का पावर 7 माइनस r, सेकेंड टर्म क्या है x का पावर log x बेस 2 होल रेज़ टू द पावर r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7CR, यहाँ से आएगा x का पावर 7 माइनस r, और यहाँ से आया x का पावर, ये जो पावर r है यहाँ पे क्या होगा r इंटू लॉग एक्स बेस 2 हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है हमारे पास a का पावर m है और इसका पावर n हो, तो क्या होता है a का पावर m इंटू n। सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर, x पावर m पावर n, तो x पावर m इंटू n हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से आया 7 माइनस r, यहाँ से आएगा प्लस r इंटू लॉग एक्स बेस 2। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। x पावर यहाँ से 7 माइनस r आया, प्लस यहाँ पे जो पावर x का r इंटू लॉग एक्स बेस 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 7CR, या फिर इसको इतना ही रहने देते हैं। हमसे पूछा है, हमें बोला है कि T4 टर्म दिया हुआ है, हमें T4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4480, तो वी विल टेक दिस कंडीशन। तो हमें T4 दिया मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ से हम R की वैल्यू 3 पुट करेंगे, पुट R इक्वल्स टू 3 टू गेट द फोर्थ टर्म। तो यहाँ से हमें आएगा T4 की वैल्यू दी हुई है 4480, दैट इज इक्वल्स टू 7C3, x का पावर 3 डालेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां से आएगा हमारे पास 7C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4480 इज इक्वल्स टू 76 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 7C3। एक्स का पावर हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 दैट इज 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2, 3 लॉग एक्स बेस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 6 कट जाएगा, 7 5 से 35, तो 5 से अगर 7 से डिवाइड लगा लेते हैं, 4480 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 7 6 42 कैरी 2, तो यहाँ से होगा 4 टाइम्स जाएगा, फिर और 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 1 5 कैरी 1 14 14 मतलब 2 बार जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 3 लॉग एक्स बेस 2। यहाँ पे एक्स पावर समथिंग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पावर में बनाने की कोशिश करेंगे।
सो वी कैन रीराइट इट एज 2 रेज टू द पावर 5 पे 32, 2 का पावर 5 पे 32 आएगा, 7 पे आएगा, 6 पे आ जाएगा हमारे पास 64, 7 पे आएगा 128, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा बेसिकली। तो 2 रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 + 3 log x बेस 2। यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो 7 इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू द पावर 7 हो गया, तो यहाँ से आया x का पावर 4 + 3 log x बेस 2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को हम पुट करके चेक कर सकते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज हम क्या करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज वी कैन सी, वी कैन टेक द लॉग, वी कैन अगेन टेक लॉग, तो यहाँ से आएगा 7 log 2 इज इक्वल्स टू, बेस में 2 ले लेते हैं, यहाँ से आएगा 4 + 3 log x बेस 2, यहाँ पे आएगा log x बेस 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 7 इक्वल्स टू 4 + 3 log x बेस 2 मल्टीप्लाई बाय log x बेस 2। बेसिकली क्वालिटी इक्वेशन बनेगा log x बेस 2 में, वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ गिवन इन ऑप्शंस। पहले हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें x वैल्यू 2 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, 4 + 3 7, 7 इंटू x वैल्यू यहाँ पे 2 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, बेसिकली 7 × 7। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 + 3 इंटू log 2 बेस 2 हो जाएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 + 3 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा मतलब 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व इट बाय सिंप्लीफाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी हमें आंसर तो मिल गया है, लेकिन हम लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक बनेगा log x बेस 2 में, तो हम क्या करेंगे, log x बेस 2 को लेट्स से t एज्यूम कर लें, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास, तो 7 इक्वल्स टू 4 + 3t इंटू टी, तो हो जाएगा 4t + 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से आएगा 3t स्क्वायर + 4t - 7 इक्वल्स टू 0। सो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 ± √b स्क्वायर -4ac, 12 7 ज़ा 84 डिवाइडेड बाई 2 है दैट इज 6, -4 ± 10 अपॉन 6, तो यहाँ से हो जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी -14/6 दैट इज -14/6, और आगे t की वैल्यू और प्लस लेंगे तो 6/6 दैट इज 1। तो हमने t को क्या अज्यूम किया, log x बेस 2। यहाँ पे अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशन इसका, तो log x बेस 2 की वैल्यू आ रही है -7/3, log x बेस 2 की वैल्यू आ रही है 7/3। यहाँ से अगर हम देखें तो log x बेस 2 की वैल्यू मतलब नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है मतलब y एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी वैल्यू, बट वी कैन सी x की वैल्यू 1 पे 0 आएगा log की वैल्यू, और हमें बोला है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, तो क्योंकि x वैल्यू नेचुरल नंबर होगा तो इट कांट टेक द वैल्यू लेसर देन 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे ही, लेस देन 1 पे ही नेगेटिव आएगा, सो दिस इज नॉट आवर राइट आंसर। हम जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, log x बेस 2 की वैल्यू कितने आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगा। दिस विल बी आवर राइट आंसर because it is asking for natural number. From here we will be getting fraction less than the value will be x, the value will be less than 1 and greater than 0, तभी हमारे पास नेगेटिव आएगा, but it is asking for natural number, so this will be the answer। और क्या कर सकते थे हम, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं by putting the values also, so this will be the best approach while solving for the optional questions, otherwise you have the right answer in this way also। So moving towards the next question, that is third question, if the coefficients of x raised to the power -2 and x raised to the power -4 in the expansion of x power 1/3 plus 1/2 x power 1/3 whole raised to the power 18, where x is positive are m and n respectively, then m/n equals, तो हमें x power -2 x power -4 का कोफिशिएंट दिया हुआ है m और n respectively, we need to find the ratio of m/n। तो let's see how we will solve it। सबसे पहले हम क्या करेंगे, it has been asked in JEE Main 2016 as well, this question is from PYQ।
तो हमारा अप्रोच क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, m और n को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड लगा लेंगे टू गेट द फाइनल आंसर ऑफ m बाई n। तो हमें दिया हुआ है x का पावर, सो वी हैव x टू द पावर 1/3 प्लस 1/2 x पावर 1/3 whole to the power 18. So tr plus 1 will be, so that's why we can see the importance of general term, how we are using in every questions. So another term will be, tr plus 1 term will be 18cr x का power 1/3, फर्स्ट टर्म का पावर 18 माइनस r मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म का पावर r। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, 1/2 x पावर 1/3, इसका पावर आ गया r। तो हमारे पास rth टर्म आ गया, हमें दिया हुआ है x पावर -2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x का पावर में सबको लाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसको -2 के एक बराबर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट। 18cr यहाँ से आएगा x का पावर 1/3, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस r, तो इट विल बी 6 माइनस r/3। और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, इसको अभी ऐसे लिखते हैं, यहाँ से आएगा 1/2 का पावर r, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, फिर x का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से x का पावर आएगा -r/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 18cr x का पावर, ये वाला और ये वाला टर्म हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे दोनों टर्म का, तो x का पावर 6 माइनस r/3 माइनस r/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का पावर r। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 का पावर r, 18cr x का पावर 6 माइनस 2r/3। सो इन द फर्स्ट वी हैव बीन गिवन द कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2, मतलब जो ये वाला टर्म है x पावर में 6 माइनस 2r/3, दिस इज इक्वल्स टू -2। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 की बात करें तो वी विल इक्वेट द वैल्यू ऑफ x पावर में जो भी एक्सपोनेंट है इसको हम -2 के बराबर रखेंगे, वहां से जो r की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 2r/3 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से r के वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2r/3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, -2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 2r/3, यहाँ से मेरे पास आएगी r की वैल्यू 12, मैं r की वैल्यू 12 मिल गई यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, फॉर विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा 6 माइनस 2r/3 की वैल्यू -4, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 2r/3 इक्वल्स टू -4। सो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r, इसको लेके जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2r/3, तो 2 से 5, 5 3 15, तो यहाँ से आएगा r की वैल्यू 15। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ r फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 एज वेल एज फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो, व्हाट वी विल डू, तो हमें रेशियो चाहिए यहाँ से, तो हम ये वाला हमारे पास है tr+1, तो tr+1 की वैल्यू ये है हमारे पास, और हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो m/n कोफिशिएंट निकालना है x पावर -2, तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम r की वैल्यू 12 पुट करेंगे, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं m/n इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1/2 का पावर r, 1/2 का पावर r की वैल्यू कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 के लिए r की वैल्यू 12 हो जाएगी, r की वैल्यू 12, 18c12 यहाँ से आएगा x का पावर, वो तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी x पावर -2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 दैट इज m की वैल्यू हो गई, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4, वो हो जाएगी r की वैल्यू 15 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 का पावर 15, यहाँ से आएगा 18c15, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है टू गेट द फाइनल आंसर। व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड द rth टर्म, r+1th टर्म, तो इसका हमें r+1 टर्म ये मिल गया, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इस तरीके से बन रहा था। तो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 को m दिया हुआ है, तो जो भी इसका ये पावर है 6 माइनस 2r/3, हम क्या करेंगे 6 माइनस 2r/3 को -2 पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 12। सिमिलरली फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -4 हमें r की वैल्यू 15 मिल गई। नाउ वी हैव पुट इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन टू गेट द कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से
1/2 का पावर 12, 1/2 का पावर 15। तो पावर क्या करेंगे हम ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 का पावर 12 - 15 -3 इंटू 18 - 12। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। 6 कहाँ से आया, 18 - 12 दैट इज 6, ठीक है, डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 - 15 दैट इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। r की वैल्यू है 15। उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से 1/2 का पावर -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 का पावर -3, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा ये। तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला टर्म जो आएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो हमें यहाँ से और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो 5 से 1 जा, 5 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, ठीक है, 4 से 1 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 7 बार जाएगा। आप ये कैलकुलेशन कर लोगे खुद से भी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो m/n इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से बच गया 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाय, नीचे बचा है 2 इंटू 2, यहाँ आएगा 2 इंटू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, 2 जा 18, सॉरी 4 ये हो जाएगा, 4 में ऊपर 8 है तो यहाँ आएगा 2, दिस इंटू दिस। सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 इंटू 13, तो m/n की वैल्यू आ जाएगी 14 3 जा 42 कैरी 4, 14 1 जा 14 प्लस 4 दैट इज 18। तो ये हो जाएगा m/n की वैल्यू 182। 1/n की वैल्यू 182 is the right answer. Option C is the right answer. So what we have done, so you can see how the question has been asked in JEE Main 2016. हमें क्या करना था, सिर्फ जनरल टर्म पे ही हमें से क्वेश्चन पूछ लिया JEE Mains में। सो आज का टॉपिक जो हमने कवर किया है, you can understand how important it is. So that's why we have taken the expansion of x plus y का power n. We have written it so many times so that कि आप used to हो जाओ और हम बहुत slowly आगे बढ़े हैं। So you can see question has been asked on the very first topic we have discussed, that is general term, in the first lecture itself. उसी पे क्वेश्चन आया हुआ था ये। तो हम tr+1 टर्म लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर -2 दिया हुआ तो वहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, फॉर x पावर -4 के लिए भी r की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको हम रेशियो m और n की वैल्यू निकाल के उसको रेशियो निकाल लेंगे उसका। वी कैन इजीली गेट द आंसर m/n इक्वल्स टू 182। सो लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, if in the expansion of 1 plus x raised to the power m, 1 minus x to the power n, the coefficients of x and x square are 3 and -6 respectively, then m is. We need to find the value of m, and we have given the coefficients of x and x square in the expansion of product of 1 plus x to the power m and 1 minus x to the power n. तो बेसिकली हमें इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर दिया हुआ है। सो लेट्स सॉल्व इट। यू जस्ट ट्राई इट बाई योर सेल्फ। हमने बोला था कि आपको 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखा हमने, 1 प्लस एक्स पावर एन, साथ में हमने ये भी देखा था 1 माइनस एक्स पावर एन। सो एट द टाइम ओनली आई हैव मेंशन्ड यू दैट वी आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सपेंशन ऑल्सो, सो वी शुड बी नोइंग दैट एक्सपेंशन एज वेल। तो अगर हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर एम इंटू 1 माइनस एक्स का पावर एन दिया हुआ है, तो हम सर tr+1 कैसे लिखेंगे, tr+1 इक्वल्स टू, तो कोफिशिएंट ऑफ हमें अगर कंबाइन करके इसका कोफिशिएंट लिखना हो, अगर हमें tr+1 टर्म लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास mcr x का पावर r, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास ncr, यहाँ पे -1 का पावर r बाहर ले लेते हैं, ncr इंटू x का पावर r, x का पावर r, -1 का पावर r भी लगेगा। तो इन टोटल क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, -1 का पावर r mcr इंटू ncr इंटू x का पावर 2r,
टी आर प्लस वन इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अभी तक हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हम आर प्लस वन टर्म को लिख रहे थे, उसके बाद जो भी कोफिशिएंट था एक्स का, फॉर एग्जांपल इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, कोफिशिएंट नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स वैल्यू आ रहा है 2r। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 3 and -6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब एक्स का पावर 1 होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब कि 2r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब r की वैल्यू 1/2। नाउ बाय राइटिंग द जनरल टर्म वी कांट कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ x and x स्क्वायर इन द फॉर x स्क्वायर वी कैन कैलकुलेट बिकॉज 2r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ से r की वैल्यू 1 होगी, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू इन दिस इक्वेशन r इक्वल टू 1, बट वी कांट पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू हाफ बिकॉज वी हैव सीन इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर n में हमें देखा था कि n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, और r जो होता है वो हमेशा 0 और n के बीच में होगा। अगर n नेचुरल नंबर है तो r भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट r की वैल्यू 1/2 आ रही, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जनरल टर्म से नहीं निकाल पाएंगे। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इन दिस केस, सो लेट्स सी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों टर्म, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 टर्म दिया हुआ है हमारे पास, तो दोनों टर्म को अलग अलग एक्सपेंड कर लेंगे। हम कुछ टर्म्स लिखेंगे जिससे हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिल जाए, ताकि हम कंपेयर कर पाए आगे। सो दिस मेथड इज गोइंग टू बी फेल। तो हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट हम बाय डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला से नहीं कर पाएंगे यहाँ पे जनरल टर्म निकाल के। तो क्या करेंगे हम लोग इस केस में, सो लेट्स सी हियर। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों टर्म का एक्सपेंशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो 1 प्लस एक्स पावर m में हमने क्या देखा था एक्सपेंशन, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन हमने देखा था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एन एक्स पावर n। तो ये हमने देखा था एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर n में, और 1 माइनस एक्स के पावर n में क्या होगा एक्सपेंशन 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n। तो इन दोनों एक्सपेंशन का हम यूज करने वाले हैं टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर। सो लेट्स सी, हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का पावर m इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n कैन बी रिटेन एज। तो पहला वाले को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। हमें मैक्सिमम कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो जो आगे के टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, एक्स क्यूब एक्स पावर 4, हमें जरूरत नहीं है उसका। तो हमारे पास ये आ जाएगा, सेकेंड क्या आएगा 1 माइनस एक्स पावर n, तो इसका क्या होगा एक्सपेंशन, यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2, टू फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होती है, तो यहाँ से फैक्टोरियल हटा देते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ वैसे माइनस आएगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट से और इस प्रोडक्ट से हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करेंगे अगर हम, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स में एम एक्स, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एम एक्स का वर्क कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे जो है 1 से, तो हमें मिलेगा एम एक्स। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो यहाँ पे एम एक्स इंटू एन एक्स क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली एक्स पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, तो ये एक्स पावर 3 हो जाएगा, बट वी नीड एक्स पावर 1। तो हम क्या करेंगे, जो इस टर्म में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम इंटू एक्स, और यहाँ पे जो वेरिएबल है एन इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स पावर 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले ब्रैकेट के अंदर, जिससे हमें एक्स का पावर 1 मिलेगा, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन एक्स, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस एन इंटू एक्स, और अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया है मतलब m माइनस एन की वैल्यू 3 दिया हुआ है, क्लियर। हम क्या करेंगे, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनाना है, मतलब एक्स पावर 1 लाना है, तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट का,
तो एक्स पावर 1 कब आएगा, जब हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 1 वाले टर्म से। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पावर 1 का टर्म एन एक्स है, माइनस एन एक्स। तो माइनस एन एक्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस जब हम इस टर्म में कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के उस वाले टर्म से जिसमें एक्स पावर 1 आ रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा वो टर्म है जिसके एक्स पावर 1 आ रहा है, वो है एम एक्स। तो एम एक्स इंटू 1 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एम माइनस एन की वैल्यू 3। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम एक्स स्क्वायर को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें या फिर एक्स का टर्म हो फिर एक्स के टर्म से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 1 की बात करते हैं, तो इसमें क्या मिलना चाहिए हमें, एक्स पावर 2 मिलना चाहिए। वो कौन सा टर्म है, ये वाला n इंटू एन माइनस 1/2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ले लें +1, तो हमें कौन सा टर्म उठाना पड़ेगा इस ब्रैकेट से, वो वाला टर्म जिसमें कोफिशिएंट जिसमें एक्स पावर 2 आ रहा हो। तो यहाँ पे एक्स पावर 2 किस में आ रहा है, इस वाले टर्म पे आ रहा है। तो ये वाला टर्म का मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, प्लस इसका टर्म कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, एक्स स्क्वायर वाले टर्म से। और कहाँ से आ सकता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स पावर 1 हो, यहाँ पे भी एक्स पावर 1 हो, राइट। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म से, तो यहाँ मिलेगा n इंटू एन माइनस 1/2, प्लस यहाँ से 1 कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से आएगा m इंटू एम माइनस 1/2, प्लस यहाँ का एक्स पावर 1 होगा, यहाँ भी एक्स पावर 1 होगा। तो यहाँ पे एक्स पावर 1 का क्या कोफिशिएंट है m, और यहाँ पे क्या है एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट -n। तो m मल्टीप्लाई बाय -n मतलब -mn। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये क्या है, टोटल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -6। तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर हटाता हूँ, इसकी वैल्यू दी हुई है -6। और हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया m और n में, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। आर वी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फ्रॉम हियर, कैन यू फाइंड दिस, सो यस व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है किसकी वैल्यू, m की वैल्यू निकालनी है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू m-3। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू m-3 इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आएगा n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, m-3। तो यहाँ आएगा m-3 इंटू n-1, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m-3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ m इंटू m-1/2 हो जाएगा, m इंटू m-1/2, यहाँ से माइनस m इंटू n, तो माइनस m इंटू n की वैल्यू है m-3 इक्वल्स टू -6। नाउ वी हैव द इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल एंड दैट इज m एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा जो जगह m-4, तो m² - 7m प्लस 12, यहाँ से आएगा प्लस m² - m डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आएगा -m² माइनस बाहर ले लेंगे तो m² - 3m, और टोटल वैल्यू है -6। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 2m² - 8m प्लस 12 माइनस 2m² प्लस 6m इज इक्वल्स टू -12। सिंप्लीफाई आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ से ये वाला टर्म उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा -2m प्लस 12 इक्वल्स टू -12। हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2m की वैल्यू हो जाएगी 24, सो m की वैल्यू हो जाएगी 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हमें n की वैल्यू भी निकालना तो कितना हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से n इक्वल्स टू 12 - 3 दैट इज 9। बट हमसे n की वैल्यू पूछा नहीं है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड दैट इज इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन फर्स्ट थिंग कि हम जरूरी नहीं है कि हमेशा r+1 टर्म लिखेंगे किसी भी प्रोडक्ट में, अगर दिया हो वैल्यू इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंशन लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे 1 + x⁻m का मल्टीप्लाई बाई 1 - x⁻m। फ्रॉम हियर वी हैव सीन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x²। वो हमने कैसे निकाला, 2 ब्रैकेट है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कब आएगा, जब पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म हो, सेकंड ब्रैकेट से ऐसा टर्म उठाओ जिसमें x⁻1 आ रहा हो, या फिर पहले ब्रैकेट में x⁻1 आ रहा हो, सेकंड ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म आ रहा हो। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x² की अगर हमें बात करनी है तो कब आएगा, 2 ब्रैकेट है हमारे पास, पहले ब्रैकेट में पावर 2 हो, दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म हो, या फिर पहले ब्रैकेट में पावर कांस्टेंट टर्म हो, सेकंड ब्रैकेट में पावर 2 हो,
या फिर फर्स्ट ब्रैकेट में भी x पावर 1 हो, सेकंड ब्रैकेट में भी x पावर 1 हो। ये सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करके जो भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ वैल्यू दी हुई है उसको इक्वेट करके हमने m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, यू शुड बी डूइंग दिस वंस अगेन बाय योरसेल्फ। So as usual, the flow of class will be like I will be teaching you some concepts, theoretical part will be taught to you. Post that I will be taking some of the examples so that you can get the idea related to topics. And उसके बाद मैं आपको कुछ numerical questions कराऊंगा, जैसा कि मैंने अभी आज के क्लास में कराया है. And afterwards you will be getting some of the questions to be done by yourself to practice, so that कि आपके जो concepts हैं जो आपने सीखा है वो आपके concept जो हैं वो आप अपने तरीके से build कर पाओ. So here is your homework that is to be done by yourself. You just attempt all these questions. तो हमने 4 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लिए और 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं. तो आप ये सब क्वेश्चंस को ट्राई करना, राइट, सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो जाएं. सो टू समराइज टुडेज क्लास, वी हैव स्टार्टेड विद वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. उसके बाद हमने देखा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, हाउ वी हैव use Pascal triangle to write the expansion of x plus y raised to the power n, right? So thereafter we have gone through the topic Newton's binomial expansion. उसमें हमने देखा कि इसको जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, राइट? और ये n की वैल्यू जो पावर होगा x plus y के पावर n, wherein the value of n will be always natural number, other than that are not feasible for this topic which we have discussed today. उसके बाद हमने कुछ जनरल टर्म देखा, फिर हमने जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, राइट? पोस्ट दैट ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास, जो भी बेस्ड ऑन जनरल टर्म थे न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन पे जो भी क्वेश्चंस थे, हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे. उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिए गए सो दैट कि आपकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आप अपने तरीके से बिल्ड कर पाओ, सो दैट कि क्योंकि प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू नीड टू फिगर आउट योर ओन सॉल्यूशन, राइट? Because you are in the class and today only you have started the topic और आपको बहुत सारी चीज़ें नई बताई गई हैं, तो आपने क्लास में अभी देख लिया तो आपको अभी वो आपके दिमाग में है, राइट? सो वंस यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, तो आपको कुछ कन्फ्यूजन्स भी आएंगे, बट आप जब कॉन्सेप्ट को देखोगे और फॉर्मूलाज देखोगे, थ्योरी देखोगे, देन यू विल बी एबल टू, और जब आप क्लास नोट्स रिवाइज करोगे तो देन यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन कॉन्सेप्ट. आपको कैसे अप्लाई करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अगर, तो देन योर स्ट्रेटजीज विल बी समथिंग डिफरेंट, राइट? So you will get this by solving the questions, solve as many questions as possible related to the topic we have discussed today. So meeting you in the next video with the next topics. Till then, just revise all the concepts, all the theories, all the numericals which have been taken in the class to build your concepts very well. So with this, we are moving ahead. We are getting separated from each other. So we'll meet in the next video with the new topic. Till then, take care. Bye-bye.